2 दिन से वारिस ने एक लफ्ज़ भी किसी को कुछ नहीं कहा था, जबकि शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और डेट फिक्स हो गई थी। कल मेहंदी थी जो वारिस विला में ही रखी गई थी दोनों की। मगर वारिस को ये सब पता नहीं था। वो ऑफिस में बैठा चेयर झुलाता हया को सोच रहा था। उसे सब ठीक करना था, मगर अपने जज्बातीपन में वो सब कुछ खराब कर रहा था। मगर हया मुझे क्यों चिढ़ा रही है? वो अवैस उल्लू मेरे मुकाबले में है ही क्या? टेबल पर हाथ मारता वो बोला, नहीं, वो मीसना अच्छा बनकर हया को अपनी जानिब करना चाहता है। ये तो मैं होने नहीं दूंगा, उसने सोचा, और अभी वो इंटरकॉम उठाकर इससे पहले के कॉफ़ी का कहता अलीना अंदर दाखिल हुई। हेलो बेबी, उसने वारिस के गाल पर प्यार किया, जबकि वारिस ने माथे पर बल डालकर अपने गाल को साफ किया। मेरी बीवी देख ले तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाए, उसने नॉर्मली कहा तो अलीना हंसी। तुम्हारी बीवी ने खूब बेइज्जती की तुम्हारी, फिर भी उसी की फेवर कर रहे हो। अलीना ने पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, तीली लगाना बंद करो, मुझे बहुत जल्दी लगती है। वो नाराज़ है मुझसे बस। वो साफ गोई से चिढ़कर बोला, स्मार्ट। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पहले मुझे नहीं बताया कि तुम एक बच्चे के बाप भी हो। अलीना की बात सुनकर उसने जैन को सोचा, जो कि एक दिन में उसका बैंड बजा चुका था। मुझे कौन सा पता था कि मेरा एक पागल किस्म का बेटा भी है, वो संजीदगी से बोला, जबकि अलीना हंस दी। मगर वो तो बिल्कुल तुमसे नहीं मिलता, अलीना बोली तो वारिस ने चिढ़कर उसको देखा। क्या पका रही हो मुझे? उसने फाइलें इधर उधर करते हुए कहा। अलीना ने कुछ संजीदगी से उसको देखा और खामोश हो गई। वो वारिस को गौर से देख रही थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, खड़ी नाक, नशीली सी आंखें और उनाबी लब। वो वाइट सूट में गजब का लग रहा था, मगर उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता था। हालांकि उसकी बीवी आम सी थी। हाँ, अलीना के सामने वो आम सी लड़की भला थी ही क्या। वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि वारिस ने ऊपर देखा। तुमने पेमेंट नहीं भिजवाई अभी तक, उसने संजीदगी से कहा। तुम ले लो मुझसे। उसने चेक उसकी जानिब बढ़ाया। वारिस को समझ नहीं आ रही थी कि वो चाहती क्या है उससे। वारिस ने उससे चेक लेना चाहा तो अलीना ने मुस्कुराकर चेक फोल्ड कर लिया। वारिस ने जब्त से आंखें मींची। वो मुस्कुराई। तुम चाह क्या रही हो? वो चिढ़कर बोला। मैं तो कह रही हूँ मुसलसल एक तुम ही नहीं समझ रहे। वो बोली तो वारिस तप कर अपनी जगह से उठ और उसके बाल खींचकर उसका चेहरा एकदम से ऊपर किया। अलीना मुस्कुराकर उसी की जानिब देख रही थी। वो इतनी जालिम ज़रूर थी कि किसी को भी बहका दे, मगर दिल में झपाक से आंखों के सामने हया आन खड़ी हुई। उसके साथ गुजरे वो हसीन वक्त जो वारिस के दिल से बंध गए थे, सब याद आ गए। उसने चेक हाथ से खींचा और अलीना ने आंखें खोल ली। बिलाशुबा तुम गोली की तरह किसी को भी लग सकती हो, मगर मेरे दिल में तो वो फंस गई है। अब किसी और की क्या जगह बनाऊं? उसका गाल थपथपाकर वो उठा तो सामने फाइज को खड़ा पाया। फाइज उसको संजीदगी से देख रहा था। वारिस टेबल पर बैठ गया। किस लिए आए हो? उसने कहा, जबकि पीछे मुनीब भी था। फाइज को हटाता वो आगे आया। वो पहली बार उनके ऑफिस आया था। लूट मार उसने अम्माद के साथ खूब की थी। तुम्हें बताने आया था हया भाभी अपने अब्बू के पास रह रही हैं, फाइज ने संजीदगी से कहा, जबकि मुनीब की नज़रें उस लड़की पर थीं जो वारिस की टांगों में चेयर पर बैठी थी। वारिस ने जवाब नहीं दिया तो फाइज पलट गया, जबकि मुनीब लड़की को गौर से देखता मुड़ गया। लड़की का वारिस से क्या ताल्लुक होगा? ये तो वारिस का बैठने का अंदाज ही बता रहा था, मगर कुछ तो था जो वो पलट पलट कर देख रहा था। हया बेटा, कपड़े ले लो तुम अपने और जैन के। अब्बू ने उसके हाथ पर पैसे रखे। अब्बू मेरे पास पैसे हैं, आप दरख्शे के लिए शॉपिंग करें, उसने मुस्कुराकर कहा तो अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा। मेरी बेटी होकर मुझसे ही तकल्लुफ? वो मुस्कुराए तो हया हंस दी, जबकि दरख्शे ने नम आंखों से ये मंजर देखा और हया ने पैसे थाम लिए। जाओ शॉपिंग कर लो, उन्होंने फिर से कहा। नहीं अब्बू, अभी तो मैं ऑफिस जाऊंगी। अवैस से छुट्टियां तो ली थी, मगर अर्जेंट काम की बिना पर उसने जल्दी से फ़ौरन ऑफिस बुलाया है, तो मैं घंटे 2 तक आ जाऊंगी, उसने उठते हुए कहा। जैन को अपनी माँ के पास छोड़ जाओ। अब्बू ने देखा, जैन बिल्कुल उसके पल्लू से चिपका हुआ बच्चा था। उसने दूसरा कोई रिश्ता देखा ही कब था? हया मुस्कुराई। अगर रुक सकता है तो रोक लें। वो हंसी तो अब्बू ने भी हंसकर उसके सर पर हाथ रखा। तभी दरख्शे उनके करीब आई। अब्बू मेरे सर पर भी हाथ रख दें, उसने सिसकते हुए कहा। कहीं से भी नहीं लग रहा था वो दुल्हन है। अब्बू खामोश हुए, जबकि हया ने उनकी जानिब देखा और उनका हाथ उठाकर अचानक ही दरख्शे के सर पर रख दिया। माँ बाप का दिल बहुत वसी होता है।
हया ने कहा और अब्बू के सीने से दोनों बहनें लग गईं। अब्बू ने भी दोनों को अपने बाजू में भरकर प्यार किया। मारूफ ने किचन से ये मंजर देखा तो उसके हलक में आंसू अटक से गए और वो जल्दी से रुख फेर गई। हया ये मंजर देख चुकी थी। वो दरख्शे को अब्बू के पास छोड़कर खुद मारूफ के पास आ गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम भी मेरी बहन हो, ज़रूरी नहीं खून के रिश्ते ही अपने हों, कुछ गैर भी अपने हो जाते हैं। उसने उसको गले से लगाया जबकि मारूफ के बेशुमार फंसे हुए आंसू उबल उबल कर निकले। हया उसे चुप कराती रही जबकि वो मुसलसल माफ़ी मांगती रही। अच्छा चुप हो जाओ। जैन ने मारूफ के मुंह पर हाथ मारा तो वो दोनों हंस दी। शायद इसे तुम्हारा रोना पसंद नहीं आया। हया ने हंसकर जैन के गाल चूमे तो मारूफ ने भी चूम लिए। ऐसा लगा गोया गाड़ी पर हाथ रखकर ही कोई भूल गया हो। मोहल्ले के लोग वारिस को घूर घूर कर जा रहे थे जबकि वो गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रख के इधर उधर लापरवाही से देख रहा था और उस हॉर्न को लाखों में भी पहचान सकती थी वो, मगर एक लफ्ज़ भी ना बोली। उसे ऑफिस जाना था और अचानक ये क्यों आ गया था। बेटा लगता है हमारे घर के बाहर है कोई, अब्बू आजिज़ आकर बोले तो हया ने इस्बात में सर हिलाया। अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो सामने वारिस को पाया। वारिस बेटा, वो बोले तो वारिस ने हाथ हटाया। अंकल हया से मुलाकात हो सकती है। पूरा मोहल्ला सर पर उठाकर उसने फ़कत एक बात की थी कि वो अपनी बीवी से मुलाकात करना चाहता है। अब्बू ने एक लम्हे उसको देखा। नहीं, मुझे नहीं मिलना, वो पीछे से सख्ती से बोली और अपना बैग पकड़ती आगे चलने लगी। वारिस गाड़ी से बाहर निकला। अब्बू हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। हया यार बात सुन लो, वारिस आप गली में तमाशा लगा रहे हैं। हया सख्ती से बोली, लगने दो, मुझे परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, उसने कहा जबकि हया ने ऑटो रोका। वारिस ने हया का हाथ पकड़ लिया। वारिस, अगर ज़रा भी आपके दिल में मेरी इज्जत है तो मेरे रास्ते में मत आइएगा, उसने कहा जबकि वारिस ने उसका हाथ छोड़ दिया। रिक्शा आगे बढ़ता इससे पहले वो उसके पाँव पर से गुजरता। वो पीछे हटा के किसी से ज़ोर से टकराया। पीछे वाला अलग चिल्लाया जबकि वारिस ने घूर कर उसको देखा। साले घूरता है, तुझे पता है नदीम भाई के मोहल्ले में खड़ा है। उसका गिरेबान पकड़ता वो सड़क छाप गुंडा गुस्से से बोला जबकि अब्बू दौड़ते हुए करीब आए। नदीम भाई छोड़ दो, बच्चा है, माफ़ कर दो, उन्होंने कहा जबकि नदीम उसके ना डरने पर पिस्तौल की नाल उसके माथे पर रख गया। हया भी ये सब कुछ देख चुकी थी। रिक्शा रुकवाकर दौड़ती हुई उसके पास आई। अब्बू मिन्नत समाजत कर रहे थे जबकि वारिस का दिल किया तालियां बजाई। वो लड़की जो उसके कहने पर रुक नहीं रही थी अब उसका हाथ थामे परेशान खड़ी थी। उसके दिमाग ने गोया हरकत की। उसने जानबूझकर नदीम नामी गुंडे के मुंह पर पंच दे मारा। उल्लू का पट्ठा कब से चीख रहा है, शाने उचकाकर कहता हुआ वो लापरवाह ही लगा। हया का मुंह खुल गया जबकि नदीम के पीछे और लोग भी निकल आए। एक्शन मूवी, वारिस ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। वारिस बेटा आप अंदर आ जाओ, अब्बू घबरा कर बोले जबकि वो तो चाहता था हया कोई जज्बाती हीरोइनों वाला सीन दे और उसके साथ चलने पर आमादा हो। वारिस के डट कर खड़े होने पर वो सब अचानक वारिस पर पल पड़े। हया की चीखें उसने अपने कानों से सुनी थी। उसका वही जिस पर उसने जा बजा जख्म खुद दिए थे, खुद को और उसके एक्सीडेंट में भी मुतासिर हुआ था, उस पर कई डंडे उन लोगों ने मारे तो वारिस दर्द से कराहा, अब्बू अब्बू। वारिस, हया की चीखों पुकार अलग थी जबकि मोहल्ले के लोग अलग जमा हो चुके थे। वारिस ने आंखें खोल कर देखा। एक ने हया का हाथ झटका। वारिस ने लात खींचकर उस आदमी को मारी मगर वो काफ़ी पिट चुका था। तभी वो इतने बंदों को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी ही कही बात में वो खुद ही फंस गया था। तभी फायरिंग की आवाज़ पर सब पीछे हटे। वारिस का जोड़ जोड़ बुरी तरह हिला था। हया ने घबराकर फाइज को फ़ोन कर दिया जबकि उनके सामने अरहम खड़ा था। उसने, फाइज और मुनीब ने अचानक ही सब पर हमला कर दिया था। वो सब अचानक ही नमूदार हुए थे। मोहल्ले में एक ऊधम मच गया। वारिस, हया ने कांपते हाथ से वारिस का चेहरा थाम लिया जबकि उन तीनों की मार से वो सब भाग चुके थे। वारिस मुस्कुराकर हया को देखने लगा। उसने जख्मी हाथ से हया का सर अपने चेहरे के करीब किया। आई लव यू, मध्यम आवाज़ में बोला तो हया की सिसकी सी निकली। बट आई डोंट, उसने अब भी गुस्से में कहा और उन तीनों ने उसको गाड़ी में डाला और हया अब्बू समेत वो सब हॉस्पिटल की राह पर चल पड़े। अरहम की शक्ल मारूफ को अच्छे से याद थी। आज की ये लड़ाई सबके दिल धड़का गई थी।
क्यों तू बेगैरतों की तरह पड़ा था? अरहम उस पर चीखा, जो हाथ पर प्लस्तर कराकर मज़े से पड़ा था, गोया कुछ हुआ ही ना हो। बस इसको हमारे सामने ही शेर बनना आता है। मुनीब ने तंज किया, तुम्हें बिला वजह पंगा लेना ही नहीं चाहिए था। फाइज ने भी कहा, बेटा वो अच्छे लोग नहीं हैं। अब्बू बोले, जाने वारिस आप भी तो कुछ बोलो। वारिस ने हया की जानिब देखा, जबकि उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। सबके सामने उसकी इस बेहयाई पर हया बाहर निकल गई, जबकि वो हंसा। मेरे भाई, कौन सा तुझे गुलाब जल लगे हैं जो तेरे दांत अंदर नहीं जा रहे? अरहम उसके नज़दीक आया। उसने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए अरहम के मुंह पर मुक्का मारा। साले, तू क्यों आया है, पहले ये बता। वो गुस्से से बोला, अगर मैं ना आता तो बचता ना तू। अरहम ने उसके मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, चूड़ियाँ पहन रखी थी मैंने। वो चिढ़कर बोला, मेरा कोई वास्ता नहीं तुम लोगों से, निकलो यहाँ से। उसने उंगली उठाकर उन सबको दफा हो जाने को कहा। जिसके लिए हाथ तुड़वाया वो तो चली गई। वो बोला तो अब सबको उसकी मंतक समझ आई थी और सब सर थाम गए। इसके अलावा किया भी क्या जा सकता था? हया ने अब्बू को भेज दिया था, जबकि जैन किसी सूरत किसी के पास नहीं रुक सकता था। वो हया के पास ही आ गया और हया हॉस्पिटल में ही थी। वारिस मेडिसन की गनूदगी में सोया हुआ था, जबकि अरहम, फाइज, मुनीब भी कुछ देर का कहकर चले गए। वो तीनों पहली बार इकट्ठे थे। हया वारिस को तवज्जो से देख रही थी। वो दूसरों से इतना मुख्तलिफ क्यों था? गैर संजीदा, लापरवाह। उसका 2 साल का बेटा था, उसे इससे भी कोई परवाह नहीं थी। मगर वो क्यों ऐसा था कि जहाँ मौजूद होता जैसे वहीं भराऊ लगता, जैसे वो जिस की तरफ होता सारा वजन उसी की जानिब लगता। वो बहुत बुरा था, उसकी ज़ुबान बहुत बुरी थी। वो किसी के दिल का ख्याल नहीं रखता था, फिर भी हया का दिल उसी के लिए धड़कता था। क्यों? वो खुद से ही सवाल कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा बजा और अवैस अंदर दाखिल हुआ। तभी वारिस ने कसमसाकर आंखें खोली। अवैस उसके सामने था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन। हया घबरा गई। वो क्या बोले अब? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप मिस्टर वारिस? अवैस ने शाइस्तगी से पूछा। पिछली मुलाकात उसे अजबर थी, तभी संभल कर बोला, ठीक हूँ। खिलाफे तवक्को वो संजीदगी से बोला, जबकि अवैस ने झुककर जैन को प्यार किया और मुस्कुराकर हया की तरफ देखा। आप बैठें। हया ने सोफे की जानिब इशारा किया तो अवैस बैठ गया। वारिस ये सब देख रहा था मगर अब तक कुछ नहीं बोला। जैन ठीक है? अवैस ने हया से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा। वो चोर नज़रों से वारिस को भी देख रही थी, जो संजीदा सा बैठा था। अम्मी तुम्हें बहुत मिस करती हैं। शादी का लारा देकर तुम तो निकल गईं, अवैस ने हंसकर कहा। हालांकि उसने किसी और सेंस में कहा था, मगर सुनने वाला कुछ और ही समझा। हया ने वारिस की तरफ देखा, जो अब भी खामोश बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। हैरत लाजमी थी उसके इस अमल पर। मैं आऊँगी आंटी से मिलने, आप रिमशा का ख्याल रखिएगा, उसने कहा तो अवैस ने शाने उचकाए मगर जवाब नहीं दिया। आपको ज़्यादा तो नहीं लगी मिस्टर वारिस? अवैस ने वारिस से सवाल किया। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देकर उसने मौजू ही ख़त्म कर दिया। अवैस भी हैरान हुआ, जबकि हया को तशवीश शुरू हो गई। कुछ देर अवैस बैठा रहा। हया का सारा ध्यान वारिस की जानिब था। ओके, फिर तुमसे कल मुलाकात होगी ऑफिस में। बस 2-3 काम हैं जो तुम्हारे ज़िम्मा है। इसके बाद तुम चाहो तो छुट्टियां कर सकती हो। वो बोला तो हया ने सर हिला दिया। टेक केयर मिस्टर वारिस, अवैस ने कहा। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अवैस बाहर निकल गया। हया ने उसकी जानिब देखा, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो जैन के पास सोफे पर बैठ गई। अब भी एक नज़र उस पर डाल लेती कि उसने कुछ नहीं कहा, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि वारिस ने बेड की साइड टेबल पर पड़ी घंटी बजाई। हया एकदम उठी, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी शायद, मगर वारिस का उस पर बिल्कुल जैसे ध्यान ही नहीं था। नर्स सूंघती हुई अंदर आई। यस सर, उसने वारिस की जानिब देखा। ये आपके हॉस्पिटल के रूल्स हैं, वो अचानक ही चीखा, जबकि नर्स की सारी नींद हवा हो गई। सर क्या हुआ है? वो मिनमिनाई। वक्त देखा है आपने? रात के 2 बज रहे हैं और कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा। वो बोला तो नर्स ने हया की तरफ देखा। सर आपकी फैमिली है, नर्स ने कहा, मगर मुकाबिल जैसे हत्थे से उखड़ गया। उसने साइड टेबल पर पड़ा सामान एक हाथ मारकर फेंक दिया। मेडिसन, पानी का जग और दूसरी ज़रूरी चीज़ें ज़मीन पर छनाके से पड़ी। वारिस, हया उसके नज़दीक आई, मगर उसकी तवज्जो नर्स पर थी। तुम्हें बताकर मेरी फैमिली बना है वो भड़का। सॉरी सर, नर्स ने जान बचाना चाही। दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। वो हाथ को गुस्से से बेड पर मारता, जैसे अपने अंदर का जलजला निकाल रहा था। सर में पेन किलर लगा देती हूँ। जख्म गहरा है और हड्डी भी मुतासिर है।
آپ کے اس طرح کرنے سے ٹوٹ بھی سکتی ہے، سر پلیز رک جائیں۔ نرس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پین کلر لگانے لگی، جبکہ حیا کو آج اس سے خوف سا آ رہا تھا۔ اس نے وارث کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اس عورت سے کہو دور رہے مجھ سے۔ اس نے نرس کو گھور کر دیکھا۔ میم پلیز، نرس بے بسی سے بولی تو حیا آنسو پیتی دور ہٹ گئی۔ پین کلر لگا کر وہ ہٹی، جبکہ وارث نے اس کا سامان ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ نرس نے ضبط سے اس شخص کی طرف دیکھا اور سامان اٹھا کر تیر کسی تیزی سے باہر نکلی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں سب کو تنگ کرتے ہیں؟ وارث، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ ہیں اور سب آپ کی غلامی کریں؟ خدا کی قسم، اب اگر تم نے مجھ سے بات کی تو میں اپنا ہاتھ توڑ لوں گا۔ وہ دھاڑا، جبکہ حیا کو سانپ سونگھ گیا۔ اس کے چلانے سے زین بھی جاگ کر رونے لگا، جبکہ حیا اسے چپ کرانے لگی۔ وارث اپنے اندر کی آگ کو دباتا کروٹ لے کر لیٹ گیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ ہاں، اتنا ہی درد تھا اسے، مگر اس سے زیادہ درد اس کو اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ بمشکل زین کو دوبارہ سلا کر اس نے وارث کی طرف دیکھا، جس کی اس کی طرف سے کروٹ تھی۔ اس نے غصے سے نگاہ ہی پھیر لی اور صوفے پر زین کو سینے میں بھینچے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی، جبکہ وارث سو نہیں پا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یا تو یہ درد ختم ہو ورنہ ہاتھ ہی نہ رہے۔ اس وقت اس کے یہ حالات تھے۔ پین کلر بھی اس پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے ڈرپ کھینچ کر اتاری اور کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ سے بہتے خون پر اس نے روئی رکھی اور حیا اور زین کو دیکھا۔ کس قدر سکون سے سو رہے تھے وہ دونوں۔ وہ چلتا ہوا حیا کے نزدیک آیا۔ رف سے حلیے میں سرخ آنکھوں میں تکلیف برداشت کرتا وہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ اے اٹھو! اس نے حیا کے بازو کو ہلایا تو وہ چونک کر اٹھی۔ وارث بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جبکہ وارث کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بیڈ پہ جا کر سو، مجھے نیند نہیں آ رہی، اس نے کہا۔ انا تو ایسی تھی کہ کیا کہتا کہ تکلیف سے بے چین ہوں۔ حیا نے آنکھیں گھمائی۔ کیوں؟ میں کیوں آؤں؟ آپ کو سلانے کے لیے 1000 کھڑی ہو جائیں گی، کسی کو بھی بلا لیں، وہ تنگ کر بولی تو وارث نے گویا خون کا گھونٹ بھرا۔ وہ مڑ گیا اور اپنا سیل فون ڈھونڈنے لگا۔ حیا کے دل میں ایک دم بے چینی سی بھر گئی۔ وہ کیا تھا؟ اس سے بہتر اسے کوئی جان نہیں سکتا تھا۔ اگر اس نے واقعی کسی کو بلا لیا تو؟ اس نے ایک پل کو خوف سے سوچا۔ وارث سامان اٹھا کر پھینکنے لگا۔ اف، زین اٹھ جائے گا، وہ بولی، مگر مقابل کو کیا فرق پڑتا تھا۔ موبائل ملنے پر اس نے علینا کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ اس نے اگلی ہی بیل پر اٹھا لیا۔ وارث نے سپیکر آن کر کے سائڈ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے نکلتا خون صاف کرنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ 2 ٹوک بات کی تو حیا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جان تم بتاؤ کیا کام ہے؟ 1 پل میں حاضر ہو جاؤں گی، علینا جوش سے بولی۔ وائن کی 2 بوتلیں لے کر میرے پاس آ جاؤ، ہاسپٹل کا ایڈریس میں سینڈ کر دوں گا، اس نے کہا، جبکہ مقابل کا نازک سا قہقہا نکلا۔ لگتا ہے شیر بھوکا ہے، اسے شکار چاہیے، وہ بولی، جبکہ وارث نے حیا کی جانب دیکھا۔ شکار ہی چاہیے، کچا چبانا ہے، مدھم آواز میں کہہ کر اس نے خون سے بھری روئی حیا پر اچھال دی۔ حیا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ میں حاضر، میری جان صدقے جاؤں تمہاری اداؤں پر، مسکراتی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی، حیا نے فون اچک لیا۔ لعنت ہے آپ پر اور آپ کے اس گھٹیا فعل پر کہ رات کے اس پہر ایک غیر مرد اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کس قدر خوشی سے آنے کو تیار ہیں۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، خدا کا خوف کریں، اس کی بیوی یہاں موجود ہے، سمجھی آپ؟ اگر آنے کی مشقت اٹھائی نا تو ٹانگیں بھی توڑ دوں گی میں تمہاری۔ یہ کہہ کر اس نے فون پاور آف کر کے ایک سائڈ پر پٹک دیا۔ آپ نہیں بدل سکتے، افسوس سے بجھے دل سے وہ بولی۔ ہاں، نہیں بدل سکتا۔ وارث نے بھی آنکھیں نکالی۔ کیونکہ مجھے بدلنا ہی نہیں ہے، اس نے کہا اور خون کی دوسری روئی بھی پھینک دی۔ حیا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے وارث کا ہاتھ غصے سے پکڑا اور اس پر روئی رکھ کر ٹیپ چپکا دی۔ اوپر کریں ٹانگیں، وہ بولی تو نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وارث نے ایک نظر دیکھا اور اس سے ہاتھ پیچھے کرتا وہ لیٹ گیا۔ ایک تو سنگل بیڈ، اوپر سے وہ پھیل کر لیٹا تھا۔ حیا نے ایک نظر زین کو دیکھا اور ایک کشن اس کے گرد لگا دیا تاکہ وہ کروٹ لیتے ہوئے گرے نہ، جبکہ خود وہ وارث کے پاس کھڑی تھی اور وارث پورے بستر پر پھیلا ہوا تھا۔ حیا نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ ہٹایا اور ایک ٹانگ کچھ دور کر کے اس کے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، مجھے بھی تم سے محبت کے دورے نہیں پڑ رہے۔ اچانک ہی ذرا سا دور ہوتے وہ اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ حیا اتنے عرصے کے بعد اس کی قربت پر گھبرا اٹھی۔ ہاں، آپ کر بھی کب سکتے ہیں مجھ سے محبت؟ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔
बीवी हो तो बीवी बनकर रहो। मैं तो बीवी बनकर रहूं, और आप जानते हैं शोहर क्या है, शोहर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, शोहर का मान क्या होता है। 3 साल में किसके दर पर पड़ी रही। शट अप। आज के बाद उस आदमी का नाम भी मत लेना। अगर तुमने उस आदमी का नाम मेरे सामने लिया या तुम उसके पास गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो सख्ती से बोला तो मुकाबिल के रंग ही उड़ा गया था। तुम्हारी मुझसे जंग है ना, ताक़यामत इस जंग को कायम रखो, मगर आज के बाद उसका हवाला मुझे मत देना। और तुम इठलाकर उससे जो बात कर रही थी ना, जैसे वो तुम्हारा शोहर हो और मैं कोई पागल हूँ जो एक तरफ बैठा हूँ, वो आंखें निकालते हुए चिल्लाया था। हया रोने लगी। दूर हटें यहाँ से, आज भी आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं वारिस। वो उसको दूर करती उठने लगी, मगर वारिस को कहाँ चैन था। नहीं हया, मैं अच्छा आदमी हूँ ही नहीं, ये बात तय है, और मुझे भी कसम है मैं बदलूंगा नहीं। तुमने मेरा पागलपन देखा है बस, मेरा जुनून कब देखा है। ये बात कानों में अच्छी तरह घुसा लो कि तुम मेरी हो, मेरी मिल्कियत, वारिस शाह की मिल्कियत हो तुम। तुम्हारी आती जाती हर सांस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है। अचानक से वो अपना हाथ पीछे करते हुए कराया। उफ, मेरा हाथ। जो दूसरों पर जुल्म करता है उसके साथ ऐसा ही होता है, हया सुर्ख चेहरे के साथ बोली, जबकि वारिस ने घूर कर उसकी जानिब देखा। मुझे नफरत है वारिस, आपसे नफरत, वो रोते हुए बोली, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, और मेरी मोहब्बत इतनी ही तकलीफ दे और मुश्किल है। अब्बू वारिस भाई की तबीयत पूछने मैं भी चलूं? अब्बू को जाता देखकर दरख्शे बोली तो उन्होंने सर हिलाया। ठीक है, मारूक से भी कह दो, अब्बू ने कहा तो मारूक तशक्कुर भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी, जबकि उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा, और वो दोनों जैसे बरसों बाद दोबारा जी उठी थी। चादरें लेकर वो अब्बू के साथ मोटरसाइकिल पर हॉस्पिटल की तरफ चल दी। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकते ही उन लोगों को धचका लगा, क्योंकि सामने ही गाड़ी में फाइज था और ड्राइविंग सीट पर अरहम। अब्बू ने झटके से बाइक रोकी। फाइज एकदम से निकल कर बाहर आया। अंकल, आपको लगी तो नहीं? दरख्शे की झुकी झुकी नज़रें देखकर उसने कहा तो अब्बू ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। नहीं बेटा, मगर ड्राइविंग आहिस्तगी से किया करो, उन्होंने प्यार से कहा। तो अरहम ने वारिस की फ़ोटोकॉपी को दांत पीस कर देखा। मजबूरी ना होती तो वो उस आदमी के साथ कभी ना होता। जबकि अरहम ये पाक भारत मिलन देखकर उकताया सा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और बिना किसी को देखे अंदर चला गया। अंकल चलें आप भी, फाइज ने कहा, जबकि मारूक अपने आगे चलते उस शानदार बंदे को देख रही थी। अक्सर सुना था उसने वारिस भाई को, तो आंखों से भी देख लिया था। वो दोनों अजीब थे, बस उसने यही तज्जिया निकाला और सर झुकाए चलती रही। फाइज दरख्शे के पीछे चल रहा था। क्या जुल्म था कि चाह कर भी वो बात नहीं कर सकता था उसे। वारिस टांग पर टांग रखे झुला रहा था, जबकि उसका एक हाथ सर के नीचे और दूसरा सीधा था। हाथ का दर्द उसको अब भी था, मगर गोया बंदर की लगी आग बुझ चुकी थी। तभी तकलीफ काबिल कबूल थी। उसने हया को देखा, वो अपना चेहरा छुपाए बैठी थी, जबकि गर्दन पर भी अब अच्छे से वो दुपट्टा लपेट कर बैठी थी। तुम छुपा न सकोगी वो राज हूँ मैं, भुला न सकोगी जो वो अंदाज हूँ मैं, वो गुनगुनाया, जबकि सीधा सीधा उसने अपने दिए हुए जख्म को उसके छुपाने पर ताना मारा था। हया ने दांत पीसे, वो उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो फिर से गुनगुनाया, जबकि नर्स समेत वो सब अंदर दाखिल हुए, मगर वारिस का डब्बा ना रुका। ये पागल हो गया है, अरहम ने फाइज के कान में घुसकर कहा, जबकि वारिस सीधा हुआ। कैसे हो बेटे, आज तो अच्छे लग रहे हो। अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराया। अंकल, कुछ अधूरे काम मुकम्मल हो गए हैं तो कुछ चैन है दिल में, उसने कहा तो अरहम सब समझता उसे दाद देने लगा, जबकि अब्बू ना समझते हुए हया की तरफ बढ़े। हया ने जैन को उठाकर उनकी जानिब देखा तो अपने सारे आंसू अपने अंदर उतार गई, मगर उसका चेहरा बता रहा था वो रोना चाहती है। अरे क्यों परेशान हो गई हो, देखो अब तो वारिस बिल्कुल ठीक है, अब्बू यही समझे, जबकि हया के एक दो आंसू निकल आए। अंकल, मैं भी यही समझा रहा हूँ, मगर रात से काफ़ी तकलीफ में है बेचारी, मेरा मतलब है बहुत दिल पर ले गई है। हया यार, मैं बिल्कुल फिट हूँ अब, उसने अपना हाथ उठाया और मुंह बनाता नीचे रख दिया। अरहम उसके नज़दीक आया। बेड कुछ छोटा नहीं, ओवर नहीं होना ज़्यादा, वारिस ने आंखें निकाली। ओके, अरहम हंसता हुआ बोला। भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है, दरख्शे ने पूछा, जबकि वारिस उसकी शक्ल देखने लगा। दूसरी बार उस लड़की ने उसको भाई कहा था। हाँ, अब ठीक हूँ, उसने कहा तो मारूफ भी झिझकते हुए पूछने लगी।
उसने नॉर्मली उसकी भी बात का जवाब दिया। अब्बू तो जैन के साथ लग गए थे। मारूफ और दरख्शे हया के पास चली गई। मेरी अयादत को आए हो या किसी और के चक्कर में आए हो? उसने फाइज को घूरा। तुम्हारे चक्कर में अलबत्ता शादी फंसी हुई है, फाइज चिढ़कर बोला। बेटे, जब तक वारिस जिंदा है सुकून की सांस तो तुम्हारी भाभी को भी नहीं आनी, उसने बाआवाज़े बुलंद कहा। अब्बू बाहर जा चुके थे क्योंकि जैन बाहर जाने की जिद जो लगा रहा था। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है तो बेहतर है मुझे बुलाना बंद कर दें। हया अचानक ही भड़की। रियली हया? कल रात तो मुझे लगा वारिस वो एकदम चीखी। उप्स यार, इट्स पर्सनल, शादी कर लो तुम फिर बताऊंगा, दांत निकालता वो बोला। अरहम और फाइज ने अपनी हंसी दबाई जबकि मारूफ और दरख्शे खफीफ से इधर उधर देखने लगी। हया की आंखें भीग गईं। बहुत बुरा है ये आदमी, बहुत बुरा, उसने कहा मगर आवाज़ मध्यम थी। तभी वहाँ अलीना दाखिल हुई। ओ मेरा बेबी। वारिस, ये क्या हुआ जान? वो अचानक वारिस के गले का हार बनी। वारिस ने भी जानबूझकर उसे दूर नहीं किया। वो तीनों आंखें फाड़े उसी को देख रही थी जबकि अरहम मज़े ले रहा था। फाइज अफसोस के सिवा क्या कर सकता था। जान सॉरी, मैं रात को नहीं आ सकी, बहुत मुश्किलों से पता चला तुम यहाँ हो, वरना तुम तो सेल पावर ऑफ किए हुए थे, उसने शिकवा किया जबकि वो ये भूल गई थी कि इर्द गिर्द भी कोई लोग हैं। मगर मेरी रात अच्छी थी, उसने हया की फटी आंखों में झांकते हुए कहा। अलीना ने भी उसकी नज़रों का ताक़ुब किया और उसे देखा। ओह, तुम्हारी बीवी भी है? वो हंसी। जी हाँ, और आप किसी के शोहर से चिपकी जा रही हैं मोहतरमा, फाइज बिलाखिर बोला जबकि वारिस लुत्फानंदोज होता पीछे तकियों को टेक लगा गया। दरख्शे ने गौर से उसकी तरफ देखा और फाइज की उस पर निगाह पड़ते ही वो निगाह झुका गई। क्या करूं, ये जालिम इतना हैंडसम है कि इसका बच्चा, बीवी, मैं सब कुछ इग्नोर कर देती हूँ। उसने वारिस के चेहरे पर उंगली रखी। मेरी जान, मेरी ब्राउनी फटने को तैयार बैठी है, वो जानबूझकर बोला जबकि हया वहाँ से उठकर बाहर निकल गई। उसकी सिसकी की आवाज़ कमरे में ठहर सी गई थी। वारिस मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाता आंखें मूंद गया। अलीना ने शाने उचकाए और अभी वो बोलती कि उसका सेल बजा। आती हूँ, उसने कहा। हनी, मैं दोबारा आऊँगी, वारिस पर झुककर कहती वो बाहर निकल गई जबकि वारिस ने सर हिलाया। भाई, कुछ कमीनगी कम कर ले अपनी। अरहम को भी दुख हुआ। वो जितना मुझे जलाएगी मैं उतना ही उसे सड़ा कर राख कर दूंगा। सीधी तरह मान जाए, मैं तो उसी का हूँ, उसने एक आंख खोलकर कहा। उस बेचारी में इतनी हिम्मत कब है कि वो तुझे जलाए, उसने कहा जबकि वारिस की मुस्कुराहट अवैस को सोच कर ही सिमट गई। जानता हूँ कितनी मासूम है। उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मेहंदी का फंक्शन रख लिया गया जिसमें उसने कहाँ शरीक होना था। वो तो इस बात से ही बेहद खुश था कि हया उसके कमरे में है, हालत मजबूरी ही सही, मजबूरी के तहत ही सही। अपने अब्बू के कहने पर वो उसके कमरे में है जबकि उसने एक नज़र कारपेट पर खेलते जैन को देखा और उसको गोद में उठा लिया। जैन ने उसकी जानिब देखा, फिर अपनी माँ को देखा जो ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। सादे से मेहंदी के जोड़े में वो बिल्कुल आम सा मेकअप किए अब चूड़ियाँ पहन रही थी। यार, तुम अक्लमंद हो मगर तुम्हारी माँ बेवकूफ़, उसने जैन के गाल पर प्यार किया जबकि जैन मुस्कुराया। वाह भाई। वारिस का उसके हंसने पर एकदम दिल गुदगुदाया था। उसने एक और प्यार किया जबकि जैन ने हया की तरह अपने राल वाले होंठों के साथ वारिस को किस की। वारिस उसकी इस हरकत पर हैरान रह गया। स्मार्ट बॉय, अभी से ज़हीन है, फिर मेरा बेटा है आखिर को, पुरजोश होकर कहता वो फिर से हया को देखने लगा जबकि जैन अपने खेल में मगन हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कितना अक्लमंद है मेरा बेटा, जबकि उसकी माँ बेवकूफ़। अब देखो, उस लड़की को पता है मैं उसे ये पहनकर बाहर नहीं जाने दूंगा। इस लड़की को पता है मैं उसे ये पहनकर बाहर नहीं जाने दूंगा, फिर भी वही पहने खड़ी है। उसने गोया वार्न किया था, जैन कपड़े बदलो। हया जैन के पास आती जैन पर भी गुस्सा आया। ये किस तो सिर्फ हया के लिए थी और उसने अपने बाप को भी दी। उफ, ये बेचारा नाराज सनम कैद में फड़फड़ा रहा है। उसने हया का हाथ थामा जबकि हया ने गुस्से से झटका। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हारे करीब आने का शौक नहीं है, वार्डरोब में साड़ी है वो पहनो, उसने हुक्म दिया। गुलाम नहीं हूँ आपकी जो आपके हुक्म पर चलूँ, मैं खुश हूँ जो मैंने पहना हुआ है, हया सर्द से लहजे में बोली। उसके दिए जख्म अब भी नहीं गए थे। ओह अच्छा, गुलाम नहीं हो, चलो मैं पहना देता हूँ। कुछ गुलामों की भी खिदमत कर लेनी चाहिए, सवाब ही मिलता है। वो अपनी जगह से उठा। हया का दिल दुख से रह गया जबकि वारिस ने वार्डरोब खोली और उसमें से साड़ी निकाली और उसके नज़दीक आया। लगना चाहिए तुम वारिस की दुल्हन हो।
हया उससे दूर हुई। जलती रहा करो मुझसे, वारिस ने साड़ी उसके ऊपर उछालते हुए कहा। मैं क्यों जलूंगी, वो भिनाई। क्योंकि मैं बेहद डैशिंग हूँ, वारिस ने दांत निकाले। 10 मिनट में पहनो, वरना टूटे हाथ से भी मुझे ये काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा। उसने आंख मारी तो हया का दिल किया अपने बाल नोच ले। ये आदमी शहर था जो उसे लग चुका था। क्या करती, रगों में दौड़ता था, कैसे निकालती कैसे उगलती। उसकी बात मानती वो साड़ी लेकर उठी। कनीज़ मुझे तुम पसंद आई, वारिस उसकी गुलाम वाली बात लौटाता बोला। हया मजीद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तभी वॉशरूम में चली गई, जबकि वारिस जैन को गोद में उठाए उसके साथ खेलने लगा। वो बाहर आई तो वारिस मौजूद नहीं था। हैरत थी कि वो उठकर कोई काम कर लेता, अपने ही किसी काम से गया होगा। वो सोचती साड़ी के पीछे की डोरियां बांधने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो सोचती हुई अपना मेकअप शुरू कर चुकी थी। मेकअप करके उसने डार्क लिपस्टिक लगा ली, जबकि बालों का हेयर स्टाइल बनाकर वो पीछे खड़े वारिस को देखने लगी। अवैस को किसने बुलाया है, वो उसके कान के नज़दीक आकर फुंकारा। उसकी संजीदगी से हया को खौफ सा आया। नहीं, वो खुद, उन्होंने मुझे, उसने वारिस ने उसका मुंह सख्ती से जकड़ा। उसने मुझे मैसेज किया था कि वो आंटी के साथ आएगा। हया जल्दी से वजाहत देने लगी। तुम्हारा उससे राब्ता है, वारिस ने उसके बाल जकड़े। वारिस छोड़े मुझे, हया को तकलीफ हुई। छोड़ दिया, उसने छोड़ा, जबकि हया जो उसी के सहारे खड़ी थी एकदम से नीचे गिरी और वारिस उसकी साड़ी के पल्लू पर पाँव रखता बेड पर जाकर लेट गया। दफा हो जाओ यहाँ से, वो तकियों में मुंह देता चिल्लाया। हया उठी और जैन को लेकर वहां से चली गई। हकीकत थी, उसका पागलपन कबूल था, मगर उसका जुनून नहीं।